मिडल ईस्ट में एक नया वॉर शुरू हो गया है। और ये कोई दूर की टीवी पर आने वाली खबर भर नहीं है। नहीं, आज हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, इस पूरे संघर्ष को एक ऐसे शख्स की नज़रों से देखेंगे जो कल सुबह तक, सोचिए, कल सुबह तक दुबई में अपनी फैमिली के साथ था और आज वो अचानक से इस जंग की हकीकत के बीचों बीच फंस गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले खाड़ी में जो अफरा तफरी मची है उस पर बात करेंगे। फिर थोड़ा पीछे जाएंगे ये समझने के लिए कि आखिर ये संकट यहाँ तक पहुँचा कैसे, और आखिर में देखेंगे कि इस जंग का भारत और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे दुबई से, जहां इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक आम इंसान की दुनिया को, कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। मैंने जंग पर कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन ये कभी इतना पर्सनल फील नहीं हुआ। जरा सोचिए, ये शब्द उस इंसान के हैं जिसके लिए जंग अब कोई हेडलाइन नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत बन चुकी है, रातों रात। दुबई, वो शहर जो एक ग्लोबल हब है, कुछ ही मिनटों में एक वॉर जोन में तब्दील हो गया। पाम जुमेरा के पास धमाके, एयरपोर्ट धुएं से भर गया और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन्स को मार गिराया गया। सारी फ्लाइट्स कैंसिल, हजारों लोग वहीं के वहीं फंस गए। तो सवाल ये है कि इस तबाही के पीछे है क्या? दो बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस ने इस पूरे इलाके को जैसे आग में झोंक दिया है। देखिए, एक तरफ है अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये एक बहुत बड़ा फुल स्केल हमला है जिसका मकसद ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को जड़ से खत्म करना है। और इसके जवाब में ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, जिसका टारगेट था मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर एक साथ हमला करके जोरदार जवाब देना। और तभी एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई एक हवाई हमले में मारे गए। ये कोई अफवाह नहीं थी, ईरानी सरकार ने खुद इसे कंफर्म किया। और इस एक खबर ने इस जंग को एक बिल्कुल नए, कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। ईरान का जो जवाबी हमला था वो भी कोई छोटा मोटा नहीं था। सिर्फ यूएई पर सोचिए 1137 मिसाइलें दागी गईं। हाँ, ये बात सही है कि ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन ये ईरान के इरादों का एक बहुत साफ और जोरदार सिग्नल था। और इस जंग में ऐसा लगता है कि कोई भी महफूज नहीं है। मिलिट्री बेसिस के साथ साथ 5 स्टार होटल्स को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को, और हद तो तब हो गई जब लड़कियों के एक स्कूल को भी निशाना बनाया गया। मतलब ये साफ हो गया कि आम लोग भी इस जंग की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही सीमित क्यों नहीं है। इसके जो नतीजे हैं वो पूरी दुनिया और खास तौर पर भारत के लिए बहुत बहुत ज्यादा गंभीर हैं। देखिए, भारत के लिए ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है। खाड़ी देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने लोग, वो सब अब इस जंग के बीच फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी चिंता है। और एक और बहुत बड़ी बात, भारत की पूरी इकोनॉमी एक बहुत ही पतले धागे पर टिकी है और उस धागे का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हमारा 50% से ज्यादा कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है और अब ईरान ने इसे बंद करने की धमकी दे दी है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो ये भारत के लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो, एक बुरे सपने जैसा होगा। तेल की सप्लाई रुकते ही एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, महंगाई बेकाबू हो जाएगी और रुपए पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। मतलब ये एक पूरे आर्थिक संकट को जन्म दे सकता है। तो अब जब हम मौजूदा हालात को समझ चुके हैं तो चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी घटनाएं थी जो हमें इस भयानक जंग के मुहाने पर ले आईं। इसकी शुरुआत हुई ईरान की इकोनॉमी के ढहने और वहां हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों से। अमेरिका ने भी अपनी मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ा दी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमले से ठीक एक दिन पहले एक पीस डील, एक शांति समझौता लगभग हो चुका था और फिर 24 घंटे के अंदर ही बम गिरने लगे। तो क्या वो शांति की बातें सिर्फ एक दिखावा थी? एक इजरायली डिफेंस ऑफिशियल की माने तो हाँ, उन्होंने बताया कि इस हमले की प्लानिंग तो हफ्तों से चल रही थी। ऐसा लगता है जैसे डिप्लोमेसी के लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं गई थी। जंग का फैसला तो बहुत पहले ही हो चुका था। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम इन घटनाओं को इतिहास के आईने में देखेंगे और ये बड़ा सवाल पूछेंगे कि इसका असली मकसद और नतीजा क्या हो सकता है।
एक तानाशाह को हटाओ, डेमोक्रेसी लाओ। ये लाइन कुछ जानी पहचानी लगती है ना? यही वादा 2003 में इराक के लिए किया गया था। और नतीजा क्या निकला? 20 साल तक चलने वाली जंग और अस्थिरता। अब वही वादा ईरान के लिए किया जा रहा है। तो क्या हमें किसी अलग नतीजे की उम्मीद करनी चाहिए? इतिहास हमें बार बार ये दिखाता है कि जब कोई बाहरी ताकत आकर किसी तानाशाह को हटाती है तो अक्सर वहां एक पावर वैक्यूम मतलब सत्ता का खालीपन बन जाता है। उसे भरने के लिए कोई मजबूत सिस्टम नहीं होता और देश दशकों तक चलने वाली हिंसा और अराजकता में फंस जाता है, जैसा हमने लीबिया में देखा, जैसा हमने इराक में देखा। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतिहास खुद को फिर दोहराएगा? क्या ईरान में ये बाहरी हस्तक्षेप सच में शांति ला पाएगा, या फिर एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक अराजकता के दौर की बस एक शुरुआत है?